Hello student, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagaur. तो जो लास्ट ई लेक्चर था उसमें अपन ने बात की थी वैदिक युग के ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में, यानी जो भौगोलिक सीमाएं थी वैदिक युग में वह किस प्रकार से थी। वैदिक के जो टेक्स्ट हैं उसमें किस किस प्रकार के भौगोलिक एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो इसके बारे में अपन ने पूरी बात की थी। और फिर इसके बाद जो अगला अपन को टॉपिक चुनना है, अभी बीच बीच में जो आ रहे हैं कि बस्तियों का प्रकार किस प्रकार के था, ये सब आईएएस लेवल की इंफॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में जाके है, आप लोगों के लिए इतनी अधिक उपयुक्त नहीं रही होगी। कि लोहा है, लोहे की जो टेक्निकल चीजें हैं, किस प्रकार से लोहे का आरंभ हुआ, आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर अपन चले तो अब अपन बात कर लेते हैं साइंस एंड डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि कोर्स भी काफी बचा है और अपनी कोशिश रहेगी कि समय पे कोर्स पूरा हो सके। और वैसे क्लासेस बहुत लेट शुरू हुई है फर्स्ट ईयर में, जैसा कि आपको पता है। तो साइंस एंड डेवलपमेंट वैदिक युग यानी वैज्ञानिक प्रगति किस प्रकार की थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं गणित के बारे में। कुछ कुछ गणित की जानकारी भी हमें वैदिक युग में मिलने लग गई। अब गणित की जानकारी डायरेक्ट नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे, उस समय हमें कई प्रमाण मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि उनको किसी न किसी प्रकार से गणित की जानकारी थी। जैसे एल्टर क्या होता है, यज्ञ वेदिका। आपको पता है यज्ञ वेदिका जब बनाई जाती है तो उसमें साइज का ध्यान रखना पड़ता है कि यज्ञ वेदिका का साइज क्या होगा, वो स्क्वायर हो गई, उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी ब्रेथ क्या होगी। तो यानी अगर किसी ने यज्ञ वेदिका बनाया है तो उसको मेजरमेंट के बारे में तो जानकारी होगी ना, तभी तो एक से यज्ञ वेदिकाएं बनाई गई उनके द्वारा। तो एल्टर जिसे कहते हैं यज्ञ वेदी का एक उदाहरण है, वो स्क्वायर हुआ करती थी। यानी स्क्वायर का क्या मतलब है, यहाँ पे स्क्वायर होता है जो इस प्रकार का जो बना होता है, स्क्वायर जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है। तो स्क्वायर के बारे में उनको जानकारी थी, उनको रेक्टेंगल के बारे में जानकारी थी, है ना, रेक्टेंगल जो इस प्रकार से होता है। तो उनको इन चीज की जानकारी थी, जिससे हमें पता लगता है कि उनको गणित के बारे में, गणित के कुछ पहलुओं से परिचित थे। फिर अगला अपन एग्जांपल लेते हैं यजुर्वेद के द्वारा। यजुर्वेद पे, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है, यजुर्वेद को ओरिजिन ऑफ साइंस कहा जाता है। ओरिजिन ऑफ साइंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि विज्ञान की शुरुआत कहां से होती है, यजुर्वेद से होती है। ये सवाल आईएएस में भी आ रखे हैं, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ रखा है कि विज्ञान की शुरुआत किस किताब से मानी जाती है, तो वो है यजुर्वेद। और जो जितने भी वैदिक टेक्स्ट है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बारे में अपन जब अपन ने साहित्यिक स्रोत के बारे में बात की थी, उसके बारे में जो वीडियो बनाया था उसमें अपन विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। तो दोबारा उसको यहाँ पे रिपीट करने का मतलब नहीं है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं आसानी से। फिर विज्ञान में और क्या चीजें आती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां, जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस के बारे में भी इस समय में लोगों को जानकारी थी। उसका उदाहरण दे रखा है, प्रमाण दे रखा है, एविडेंस दे रखा है कि अथर्ववेद है, उसके अंदर अनेक प्रकार की बीमारियों के इलाज के बारे में जानकारी दे रखी है। क्योर का मतलब होता है इलाज, द क्योर ऑफ वेरियस डिजीजेस। और लेकिन जो उन्होंने इलाज बताया बीमारियों का, वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है। उन्होंने बीमारियों की लिस्टिंग की है, ये बीमारियां हैं, लेकिन जो उनका इलाज है वो जादू टोने से संबंधित भी है, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। जैसे आज के समय में भी अंधविश्वास चलता है ना, आप ये काम कर लो तो आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी बाबा के पास आप पहुंच जाओ। ये सब काम की शुरुआत वैदिक युग से हुई थी। इसके अलावा कुछ हर्बल मेडिसिन के बारे में भी उन्होंने सॉल्यूशन बताया। हर्बल मेडिसिन यानी औषधियों के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन मूलतः जो बीमारियां है उनका इलाज किस रूप में बताया गया है, अंधविश्वास के अंधविश्वास बताया गया है उन बीमारियों का इलाज। और रिचुअल्स, अनेक प्रकार के कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड करोगे तो आपकी ये बीमारी दूर भाग जाएगी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरस्टिशन एंड रिचुअल, यानी जो धार्मिक कर्मकांड है और जो अंधविश्वास है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही उन्होंने सॉल्यूशन निकाला है विभिन्न बीमारियों का, जो अनसाइंटिफिक थिंकिंग है, जो गैर वैज्ञानिक विचार है। फिर अपन आगे चलते हैं। वैदिक युग में हमें केमिस्ट्री के बारे में भी जानकारी मिलती है, रसायन शास्त्र के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि वहां पे चमड़े का कार्य होता था। तो दे यूज टू हाउ टू टैन लेदर। टैन लेदर का क्या मतलब है कि चमड़े से किस प्रकार से आप पशु से चमड़ा निकाल के उसको सुखाना, पूरी विधि से वो अच्छी भली भांति परिचित थे और चमड़े की वस्तु भी बनाया करते थे। दे न्यू हाउ टू फर्मेंट ग्रेन, यानी अनाज उत्पादन करने में भी वो लोग सक्षम थे। फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से मदिरा बनाई जाती है, जो अल्कोहल होता है उसको बनाया जाता है। दे न्यू फर्मेंटेशन।
एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पिरिट्स, ये सारी की सारी चीज उसी से रिलेटेड है। जो ग्रेन है, जो फ्रूट है, उसको फर्मेंट करके किस प्रकार से आप मदिरा बना सकते हो। ये भी एक प्रकार की केमिस्ट्री की नॉलेज है, इसमें रसायन शास्त्र की जानकारी होना आवश्यक है। फिर अपन आगे चलते हैं क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी जो शिल्प के कार्य किस प्रकार से होते रहे, वो भी अपने आप में एक प्रकार का विज्ञान और तकनीकी उदाहरण है। जैसे उन्होंने अनेक प्रकार के हथियार भी बनाए हैं। जैसा कि अपन जानते हैं हड़प्पा युग में हमें कोई हथियार नहीं मिले हैं, लेकिन वैदिक युग से हमें हथियार मिलने शुरू हो गए थे, वेपन मिलने लग गए। इस समय में रथ बनाए गए, रथ भी शिल्प का एक प्रमाण है। रथ बनाए जाते थे, जो रथ, जो चैरियट मेकर हुआ करता था, जो रथ बनाने वाला व्यक्ति होता था, शिल्पकार होता था, उनका समाज में बहुत ऊंचा महत्व था। चैरियट मेकर का सामाजिक स्थान में उनका ऊंचा था। अनेक प्रकार की धातुओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसपे शिल्प के कार्य किया जाते हैं। अनेक प्रकार के धातु, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, ऑर्नामेंट्स, और अनेक प्रकार के जेवरात भी बनाए गए, ऑर्नामेंट जिसको कहा जाता है। तो इससे हमें शिल्प की तकनीक के बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे हमें पता लगता है कि उनका वैज्ञानिक आधार बनना शुरू हो गया था वैदिक युग के अंदर। लेकिन अब समस्या क्या आती है इतिहासकार के सामने, ये सारी की सारी जानकारी है ना, हमें वैदिक टेक्स्ट के माध्यम से नहीं मिल पाती, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट यानी जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है, इसमें हमें बहुत कम साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि जो वैदिक टेक्स्ट है, उनका मूल उद्देश्य क्या था लिखने के पीछे? उनका मूल उद्देश्य था धर्म से परिचित कराना लोगों को, धार्मिक चीजों के बारे में लिखा हुआ है। लेकिन जो सेकुलर चीज हो गई, यानी जो गैर धार्मिक चीज हो गई, जैसे विज्ञान और प्रकृति के बारे में हमें इतनी विशेष जानकारी नहीं मिलती है। हम जानकारी जुटाएंगे कहां से? क्योंकि वैदिक ही मूल स्रोत है हमें हर प्रकार की जानकारी का, वैदिक युग से संबंधित। तो उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की, यानी खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र, तो खगोल शास्त्र की भी हमें इस समय में जानकारी मिलती है। उन्होंने ग्रहों के बारे में भी बात की है, नक्षत्र के बारे में भी बात की है। तो एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्सेप्ट से भी वो एक प्रकार से परिचित थे। तो हमने साइंस एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली वैदिक युग में। अब अपन आगे चलते हैं और अब अपन बात करते हैं सिग्निफिकेंस के बारे में। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, महत्व क्या था? महत्व में जो अपन ऊपर समाज के बारे में बात की, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था के बारे में बात की है, धर्म के बारे में बात की, वही चीज घुमा फिरा के महत्व में दोबारा आ जाएगी। यानी वैदिक युग का महत्व, रूट्स ऑफ हिंदुइज्म, यानी हिंदू धर्म की जड़ कहाँ पाई जाती है? वैदिक युग में। वैदिक युग से हिंदू धर्म की शुरुआत हुई, जैसा कि आप सबको पता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मोनार्की, यानी जो राजत्व की संस्था है, यानी कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, किस प्रकार से राजा को अपॉइंट किया जाएगा, किस प्रकार से राजत्व का निर्धारण किया जाएगा। तो ये जो सारी की सारी संस्था है, जो राजत्व की संस्था है, उसकी शुरुआत वैदिक युग में हुई है। यानी कहने का मतलब ये है कि मोनार्की का प्रथम एग्जाम्पल, प्रथम प्रमाण, राजत्व का प्रथम प्रमाण कि राजा है, शासन चला रहा है, हमें वैदिक युग में देखने को मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का महत्व है। ये जो राजनीति से जो इन्फॉर्मेशन अपन ने लिखी थी राजनीति के बारे में, वो यहाँ पे घूम के आ गई, यहाँ पे मैंने उसको महत्व में डाल दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी स्थानीय स्वशासन के महत्व को वैदिक युग के जो लोग थे उन्होंने समझा। इसके उदाहरण आपको पता है, सभा समिति विदत की स्थापना की गई थी ऋग्वेद में। आगे चल के विदत खत्म हो गई, लेकिन सभा समिति ने अपना अस्तित्व बनाए रखा। तो ये क्या है? एक प्रकार से स्थानीय लोगों को प्रशासन में जोड़ने का तरीका है। उसी प्रकार से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वैदिक युग का महत्वपूर्ण है। और चोल समय के अंदर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्थानीय स्वशासन है, वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हजारों बार इनसे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। चोल का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आगे चलते हैं, सोसाइटी में क्या महत्व था? सोशल, यानी कई सारी जो धारणाएं हैं भारतीय समाज की, वो वैदिक युग से निकल के है। जैसे जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली का मतलब ये है कि जब परिवार के सभी सदस्य और कुछ रिश्तेदार भी एक ही घर में रहा करते हैं। एक तो होता है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली मेरे को उसकी हिंदी में याद नहीं आ रही। न्यूक्लियर फैमिली का क्या मतलब होता है? केवल माँ बाप रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे। लेकिन जब जॉइंट फैमिली होती है तो संयुक्त परिवार, कई बार क्या होता है, आसानी से क्लिक होता नहीं है कि जो इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ है उसको हिंदी में क्या कहते हैं। अपन चाहें तो उसको गूगल में भी 2 सेकंड में देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो संयुक्त परिवार की जो धारणा है वह कब उत्पन्न हुई? वैदिक युग के अंदर। वर्ण व्यवस्था की जड़ें भी कहा जाती है वैदिक युग में। तो पूरे भारत समाज का जो आधार है, भारत के धर्म का जो आधार है, भारत की राजनीति का जो आधार है, वो वैदिक युग से निकल के है। ऊपर वाली चीजों को अपन दोबारा यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं।
वर्ण व्यवस्था की जड़ यहाँ पे कास्ट सिस्टम, जो जाति व्यवस्था आगे चल के जो पनपी है भारतीय समाज में, उसकी जड़ें भी हमें वैदिक युग में देखने को मिलती है। कास्ट सिस्टम से पहले कौन सी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था ही धीरे धीरे जटिल होके, इसका एक डायमेंशन है, इसका एक प्रकार है जाति व्यवस्था, जो आगे चल के चलन में आ गई। फिर इस समय में भाषा का भी अत्यधिक विकास हुआ। जो संस्कृत जो मुख्य भाषा रही है भारत की, उसका विकास कब हुआ, उसकी शुरुआत कब हुई? वैदिक युग में हुई। जैसे आपको पता है वैदिक युग से पहले हड़प्पा का युग था, वहां पर संस्कृत को जानता नहीं था। हड़प्पा की अपनी एक अलग ही लिपि है, उनकी एक अलग ही भाषा, जिसको अपन पढ़ नहीं सके। लेकिन जो संस्कृत है उसका विकास कब से शुरू होता है? यानी संस्कृत जो क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की, यानी संस्कृत की जड़ें भी वैदिक युग में जाती है। गॉड्स, अनेक प्रकार के देवी देवता भी इस समय में रहे हैं, जो आज तक प्रचलन में है, जिनकी पूजा हम आज भी करते हैं। और जो अवधारणा है, जैसे यज्ञ, यज्ञ का जो कॉन्सेप्ट है, आज भी आप देखते हैं लोग जगह जगह पे यज्ञ करते हैं। यज्ञ की शुरुआत भी हुई वैदिक युग में। कर्म का सिद्धांत है, उसकी जानकारी हमें प्रथम बार मिलती है वैदिक युग में। इसके बारे में अपन साहित्यिक स्रोत में बात कर चुके हैं। कर्म का जो सिद्धांत है और जो मोक्ष का सिद्धांत है क्या है, कहाँ पे इसके बारे में, कौन सी वैदिक टेक्स्ट में इसके बारे में जिक्र कर रखा है, इसके बारे में अपन ने साहित्यिक स्रोत के बारे में ही लेक्चर देते हुए उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो मोक्ष का सिद्धांत हो गया। ट्रांसमाइग्रेशन, ट्रांसमाइग्रेशन का क्या मतलब होता है कि मरने के पश्चात जब आप किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करते हैं तो उसको ट्रांसमाइग्रेशन कहा जाता है। यानी आपको फाइनली मुक्ति मिल जाती है, फिर आपको दोबारा जन्म नहीं होता। जन्म मरण का चक्र किसे कहते हैं? अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तो आप मर जाओगे, दोबारा इसी दुनिया में पैदा हो जाओगे, फिर मर जाओगे, दोबारा आप इसी दुनिया में पैदा हो जाओगे। आपको अंततः मोक्ष कब मिलेगा? जब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसके पश्चात मरने के बाद आप दोबारा इस दुनिया में नहीं आओगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आपको इस दुनिया की माया जाल में दोबारा आके फंसना नहीं पड़ेगा। इसी को ट्रांसमाइग्रेशन का सिद्धांत कहा जाता है। तो ट्रांसमाइग्रेशन के सिद्धांत की शुरुआत भी वैदिक युग में हुई है। फिर अपन आगे बात करते हैं फंडामेंटल बेसिस ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, बस उसको लैंग्वेज में डाल दिया है, जिसके बारे में मैं इतने टाइम से बात करे जा रहा हूँ। यानी उत्तर भारतीय समाज का मूलभूत आधार वैदिक युग में तैयार हुआ है, उत्तर भारतीय समाज का। ये अच्छी लाइन है लिखने के लिए एग्जाम के अंदर। वैदिक रिलीजन materialistic disorderly appear influenced social religious reformer। अब देखो जो वैदिक युग का जो धर्म है उसका क्या महत्व है, यानी जो धार्मिक दृष्टिकोण रहा है ना वैदिक युग में, मुख्यतः मेटेरियलिस्टिक था। मेटेरियलिस्टिक का क्या मतलब है? मटेरियल होता है ना, उसमें ISTIC लगा दिया, मेटेरियलिस्टिक। अब मेटेरियलिस्टिक का यहाँ पे क्या मतलब है? भौतिकवाद। यानी जो वैदिक धर्म है उसने भौतिक उद्देश्यों के महत्व को समझा वैदिक धर्म ने। यानी उन्होंने इसी दुनिया के बारे में बात की, इस दुनिया में क्या चीज जरूरी है, जैसे खेती करना जरूरी है, परिवार पालना जरूरी है, कहीं ना कहीं पे अच्छी नौकरी करना जरूरी है। तो इस दुनिया में जो हो रहा है वही इस धर्म का आधार रहा है। ये नहीं मरने के पश्चात दूसरी दुनिया में क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, नरक में क्या होगा, इस चर्चा के बारे में वैदिक युग में बात नहीं की। कब बात करने लगे? वो बात करने लगे जब वैदिक युग का अंत हो रहा था, उस समय में जब उपनिषद का काल है, तो उपनिषद के काल में जरूर बात करने लगे कि मरने के पश्चात इंसान का क्या होगा। लेकिन मुख्य तो वैदिक युग का जो 80-90% पीरियड है, उस समय धर्म भौतिकवादी रहा है, इसी धर्म से संबंधित रहा है। यानी आप यज्ञ क्यों कर रहे हो? वैदिक युग में यज्ञ किया जाता था ताकि खेतों के अंदर उत्पादन बहुत अच्छा हो, यानी इसी जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रहे, माँ बाप है वो स्वस्थ रहे, इसी के लिए भी यज्ञ कराया करते थे। तो उनका दृष्टिकोण भौतिकवादी था, धर्म का दृष्टिकोण भौतिकवादी था। और ये जो अप्रोच है कि धर्म है उसका भौतिकवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, इस अप्रोच ने आने वाले समय में जो धार्मिक सुधारक रहे हैं आधुनिक भारत के, जैसे राजा राम मोहन राय वगैरह है, स्वामी दयानंद है, इन सबको भी अत्यधिक प्रभावित किया है वैदिक धर्म ने। तो आगे चल के सामाजिक सुधार आंदोलन को भी वैदिक धर्म ने प्रभावित किया, महत्व है। फिर अपन बात करते हैं फिलोसॉफी, दर्शन के बारे में। दर्शन शास्त्र की शुरुआत भी वैदिक युग में हुई थी। और जो अद्वैतवाद है, शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद का सिद्धांत है, उसकी शुरुआत भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है। एंड अद्वैतवाद है, इट बिकेम द बेसिस फॉर फ्यूचर फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स इन इंडिया। यानी जो अद्वैतवाद है शुरुआत वैदिक युग में होगी, और अद्वैतवाद के प्रभाव के कारण ही अन्य
दर्शन शास्त्र के सिद्धांत भारत में अस्तित्व में आया। तो बेसिक है, फंडामेंटल है अद्वैतवाद। सबसे पहले अद्वैतवाद आया, उसके बाद अन्य लोगों ने दर्शन शास्त्र के अन्य सिद्धांतों के बारे में बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उन सब डिस्कशन की शुरुआत कहां से होती है? अद्वैतवाद से। फिर अपन बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर एक सूक्त है। सूक्त मतलब लाइनें हैं ऋग्वेद में लिखी हुई, सूक्त 2-3 पूरा संग्रह है। संवाद सूक्त सूक्त है। संवाद, संवाद होता है ना डायलॉग, संवाद सूक्त ऋग्वेद। और संवाद सूक्त में को हम क्या समझते हैं? प्रोटो ड्रामा आर्ट, यानी आप कहते हैं ना नाटक करना, आज के समय में जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, नाटक किया जाता है, तो नाटक की शुरुआत भी हमें ऋग्वेद के संवाद सूक्त में हमें देखने को मिलती है। अब संवाद नाम से आप समझ जाओगे डायलॉग, यानी दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है, संवाद हो रहा है, उसी को प्रोटो ड्रामा आर्ट कहा गया। प्रोटो ड्रामा आर्ट का क्या मतलब है? यानी नाटक का जो शुरुआती चरण है वो हमें, या नाटक की जो शुरुआत है, नाटक नाम की जो विधा है उसकी शुरुआत है, वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलती है। उसी प्रकार से सामवेद, सामवेद में अनेक प्रकार के मंत्र हैं जिसको गाया जाता था, तो म्यूजिक की शुरुआत सामवेद से मानी जाती है। ये अच्छी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। सामवेद, संगीत की शुरुआत, भारतीय संगीत की शुरुआत सामवेद में देखने को मिलती है। इसी के साथ ही अपन ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।